हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। और लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी जीन पियाजे जी के द्वारा भी दी गई थी, अल्टरनेटिव थ्योरी थी वो ब्रूनर के द्वारा दी गई थी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फिर पॉइंट नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। जेरोम ब्रूनर नामक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे पियाजे के एक नए सिद्धांत का अल्टरनेटिव या विकल्प माना जाता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में बांटा। इनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया था? 3 अवस्थाओं में बांटा गया था। और जीन पियाजे के द्वारा कितनी अवस्थाओं में बांटा गया था? 4 अवस्थाओं में बांटा गया था। सबसे पहली अवस्था इनके द्वारा बताई गई थी कि क्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक वातावरण की क्रियाओं अथवा कार्य प्रणाली द्वारा समझने का प्रयास करता है। किसी वस्तु को ज्ञान प्राप्त करने के लिए बालक उसे पकड़ता है, रगड़ता है और मोड़ता है तथा काटता है व छूता है। इस अवस्था में भाषा अथवा मानसिक प्रतिबिंब का महत्व नहीं होता। जेरोम ब्रूनर के द्वारा पहली अवस्था दी गई थी वो क्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया गया था। एग्जाम्पल के थ्रू समझते, जैसे कि रेड कलर की बॉल हमने बच्चों को दिखाई, तो रेड कलर की बॉल छोटे बच्चों को आकर्षित लगी तो वो क्या करेंगे, उस बॉल की तरफ भागेंगे, पकड़ेंगे, मोड़ेंगे और मुंह से काटेंगे। तो क्या होगा, वो उस बॉल के बारे में उन्हें पता लग जाएगी कि ये बॉल है क्या। और इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे के लिए जो भाषा और उनकी जो मानसिक प्रतिबिंब या फिर मेंटल इमेज का बनना महत्व नहीं रखता, क्योंकि इस अवस्था के बच्चे को भाषा का ज्ञान बिल्कुल भी होता नहीं है। तो ये दोनों ही चीज नहीं होती, इसलिए वो वस्तु का ज्ञान है वो अपनी तरीके से प्राप्त करते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगली जो अवस्था बताई थी वो प्रतिबिंबा अवस्था बताई थी, यानी कि जिसे आइकॉनिक स्टेज भी कहा जाता है। इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचती है। बालक चमक, शोर, गति तथा विविधता से प्रभावित होता है। बालकों में दृश्य स्मृति या फिर विजुअल मेमोरी विकसित हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जो दूसरी अवस्था बताई गई थी जेरोम ब्रूनर के द्वारा, आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो आकर्षित वस्तु होती है जो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, उसकी तरफ वो क्या करते हैं, चीज़ों को भागते हैं पकड़ने के लिए। जैसे बच्चों के आगे कोई शोर मचाते हैं तो बच्चे का ध्यान क्या होता है, उस शोर की तरफ आकर्षित होता है। गति हो गई, विविधता, इन सबसे वो प्रभावित होते हैं। जो दिमाग वो हमेशा एक्टिव रहता है और चीज़ों को ग्रहण करता रहता है। बच्चे के जो दिमाग के अंदर जो मेंटल इमेजेस है वो क्रिएट होने लग जाती है और उसी के अनुसार ही बच्चा क्या करता है, चीज़ों को ग्रहण करता है और समझ पाता है। और पियाजे जी ने ब्रूनर की इस अवस्था को क्या बताया था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया था। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो थर्ड अवस्था बताई गई थी ब्रूनर के द्वारा वो संकेतात्मक अवस्था के बारे में बताया गया था। इस अवस्था में बालकों की क्रियात्मक तथा प्रत्यक्षीकृत समझ का प्रतिस्थापन संकेत प्रणाली में हो जाता है। यानी कि बच्चे कैसे समझते हैं, किसी चीज को संकेत के माध्यम से समझते हैं कि वो किसी सिंबल, किसी साइन के द्वारा चीजों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बालक इस उम्र में आते आते बालकों को भाषा का ज्ञान हो पाता है, वो तर्क अच्छी तरीके से कर पाते हैं, गणित का ज्ञान उन्हें हो जाता है और उनका वो प्रयोग भी आसानी से करने लग जाते हैं। संकेत विभिन्न वस्तुओं को समझने तथा कार्य को करने का संक्षिप्त तरीका है। क्षिप्त यानी कि छोटा करके जब चीज़ों को हम समझते हैं तो उसे क्या करते हैं, हम संकेत के माध्यम से समझते हैं। पहले हमने उस कहानी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसी को हम संक्षिप्त तरीके से यानी कि छोटा करके बताते हैं लोगों के आगे। और जब हम अपने खुद के नोट्स भी बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ताकि हम एग्जाम के टाइम उसको आसानी से रिपीट कर सकें, रिवाइज कर सकें मैक्सिमम टाइम। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जटिल अनुभवों तथा ज्ञान संक्षिप्त कथनों व सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। सूचनाओं तथा ज्ञान को स्मरण करना तथा अन्यों तक पहुंचना सरल हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए संक्षिप्त यानी कि छोटा करके हम चीज़ों को समझते हैं और प्राप्त करते हैं आसानी से। इससे एक तो हमें ज्ञान भी अर्जित हो जाता है और हम चीज़ों को आसानी से सरल तरीके से उससे ग्रहण कर पाते, समझ पाते और हमारी मेमोरी के अंदर फिट भी हो जाते हैं। और हम जब याद करना चाहते हैं तो वो चीज़ हमें आसानी से याद हो जाती है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगर हम संकेत को समझें, दूसरी भाषा में कहा जाता है कि जब हम कोई चीज़ बालक जब ग्रहण करता है, कैसे करता है, वो या तो करके सीखता है या फिर क्रियाओं के द्वारा सीखता है। जब वो क्रियाओं के द्वारा आसानी से उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर उसके बाद जब वो इमेज क्रिएट भी कर लेता है उसके बारे में अपने दिमाग के अंदर, तो फिर वो कैसे संकेतों के माध्यम से सीखता है कि कोई साइन बना दिया, साइन के द्वारा उसे उस चीज़ के प्रति याद रहे और शब्दों का प्रयोग करके क्या करते हैं, वो चिंतन करता है। तो ये अलग अलग चीज़ है, बच्चों के
अलग अलग उम्र में देखी जाती है, बट डिपेंड क्या करता है बच्चे का जितना एक्सपीरियंस होगा उसके प्रति वो बच्चा उतने बेहतर तरीके से उस चीज के बारे में सोच पाएगा। चलिए अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है या फिर जो कौन कौन से फैक्टर्स है जो बच्चे के मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर्स आता है वो है बच्चे का वंशानुक्रम या फिर इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, हेरिडिटी। तात्पर्य कि जितना बच्चे का वंशानुक्रम होगा बच्चे का जो विकास है वो उतना ही होगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। कि अगला जो फैक्टर है वो है परिवार का वातावरण यानी कि फैमिली एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी होता है, बच्चे का जो मानसिक विकास को प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत आता है कि अगर हम बच्चे को जैसे शांत वातावरण देंगे, सुखद वातावरण देंगे, आनंदपूर्ण वातावरण देंगे तो बच्चे का जो मानसिक विकास वो कैसे होगा, तीव्र गति से होगा, तेज गति से बच्चा सोच पाएगा और समझ पाएगा। अगला फैक्टर्स हमारा आता है वो है परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। जो फैमिली का सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है वो भी बच्चे के मानसिक विकास को काफी हद तक प्रभावित करता है। अगर बच्चों को अच्छी सुविधा देंगे, अनुकूलन परिस्थिति देंगे और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर देंगे सीखने के, तो बच्चे का जो मानसिक विकास है वो कैसा होगा, तेज गति से होगा। और इसी के विपरीत अगर बच्चे को हम सुविधाएं नहीं देंगे, कोई भी वातावरण उपलब्ध नहीं करवाएंगे सीखने के लिए, तो बच्चे का मानसिक विकास कैसा होगा, कम होगा। अगला जो फैक्टर है वो है स्वास्थ्य या फिर हेल्थ। हेल्थ ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के मानसिक विकास को विकसित करने के लिए। कोई बच्चा है किसी लंबी बीमारी से पीड़ित है तो वो क्या कर पाएगा, क्लास में ना ही पढ़ पाएगा ना ही समझ पाएगा, तो उसका जो मानसिक विकास है कैसा होगा, धीमी गति से होगा, वो सीख नहीं पाएगा, वो हमेशा बीमार रहेगा। उसी के विपरीत अगर कोई बच्चा हमेशा स्वस्थ है, वो बीमार कभी नहीं पड़ता, उसका मानसिक विकास कैसा होगा, वो हमेशा एक्टिव रहेगा और चीज़ों के प्रति और अच्छे से ग्रहण करेगा और बच्चा वो आगे निकलेगा। तो अगला जो फैक्टर है हमारा, माता पिता की शिक्षा भी बच्चे के मानसिक विकास को बहुत हद तक प्रभावित करती है। जैसे अगर कोई माता पिता एजुकेटेड होंगे तो बच्चों को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल करेंगे, सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, तो बच्चे की जो मानसिक विकास है वो कैसा होगा, तेज गति से हो पाएगा, बच्चे तेज गति से सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। इसी के विपरीत अगर कोई माता पिता अनएजुकेटेड है तो बच्चों को क्या करेंगे, सुविधा प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, सही गाइडेंस मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा, तो बच्चे का मानसिक विकास कैसा होगा, बिल्कुल कम गति से होगा, वो बच्चा पिछड़ा रहेगा हमेशा। अगला जो फैक्टर है वो बालक की शिक्षा। कि अगर हम बच्चों को हायर एजुकेशन देंगे, उचित शिक्षा प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें बच्चे का जो मानसिक विकास वो कैसा होगा, तीव्र गति से होगा। इसी के विपरीत अगर हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बच्चे का मानसिक विकास कैसा होगा, वो बच्चा पिछड़ा हुआ रहेगा हर चीज़ में। अगला जो फैक्टर है वो है विद्यालय। विद्यालय का ही बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट करने के लिए। इसके अंतर्गत है कि अगर अच्छे विद्यालय जो है मानसिक विकास के लिए बच्चों को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्विज कंपटीशन करवा दिया, डांस का आयोजन करवा दिया, बच्चों से एक्टिविटी करवाए, गेम्स खिलवाए, तो ये सब क्या होता है, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है स्कूल का रोल भी। और इसी के विपरीत अगर हम बच्चों को सुविधाएं नहीं देंगे, कोई किसी में पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे, किसी चीज़ का आयोजन नहीं करेंगे, तो बच्चे का मानसिक विकास हो ही नहीं पाएगा। अगला जो फैक्टर है वो है अध्यापक की जो भूमिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है बच्चे का मानसिक विकास को प्रभावित करने के लिए। इसके अंतर्गत अगर कोई योग्य अध्यापक है वो बच्चों से स्नेह करेगा, सहानुभूति करेगा और बच्चे का हमेशा सहयोग करेगा सीखने के लिए। अगर इसी के विपरीत अगर अयोग्य अध्यापक है जिसे ज्ञान नहीं होगा सिखाने का बच्चों को, तो वो क्या करेगा, बच्चों का जो मानसिक विकास है वो अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा, ना ही उन्हें सिखा पाएगा, ना ही उनका सहयोग कर पाएगा, ना ही वो खुद उसे पता होगा कि उसे बच्चों को आगे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। और इसलिए अध्यापक की जो भूमिका वो भी महत्वपूर्ण होती है बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करने के लिए। अगला फैक्टर या फिर लास्ट फैक्टर हमारा वो है समाज या फिर सोसाइटी। वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट करने के लिए। इसके अंतर्गत आता है कि समाज में अगर उपलब्ध जो पुस्तकालय होती है, लाइब्रेरी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध करवाएंगे बच्चों को और उसे खेलने के लिए मोटिवेट करेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चों का जो मानसिक विकास है वो तीव्र गति से हो पाएगा। और इसी के विपरीत अगर समाज के अंतर्गत उन्हें ना ही लाइब्रेरी दी जाएगी, किताबें दी जाएगी अच्छी पढ़ने के लिए, ना ही उन्हें रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे, साधनों का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, वो बच्चा हमेशा पिछड़ा हुआ रहेगा सीखने के प्रति। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हैं।